ये कहानी 2011 की है, जब मैं 17 साल का था। 12th बोर्ड्स देने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे कोटा जाकर आईआईटी जेईई की तैयारी करनी है। मेरे पेरेंट्स ने मेरे इस डिसीजन को सपोर्ट किया और मैं अगले 8 महीने के कोर्स के लिए पहुंच गया। शिक्षा की काशी, कोटा। मेरे पेरेंट्स ने वहां पर एक रूम रेंट पर लिया और मेरे शिफ्ट करने के 2-3 दिन बाद वापस चले गए। अब मैं पहली बार अपने घर से इतना दूर अकेला रह रहा था। मेरा रूम फर्स्ट फ्लोर पर था। रूम के दरवाजे तक पहुंचने के लिए कुल 13 सीढ़ियां थी। दरवाजे के बगल में एक खिड़की थी जिस पर एक कूलर लगा हुआ था। इसकी वजह से आप अंदर से बाहर केवल खिड़की और कूलर के बीच में बची थोड़ी सी जगह से ही देख सकते थे। अक्सर वहां देर रात तक पढ़कर अपनी सुबह वाली क्लास के लिए सो जाया करता था। उस रात भी मैंने 1 बजे तक पढ़ाई करी और फिर लाइट्स ऑफ कर सोने चला गया। सोने के लगभग आधे घंटे बाद मैंने एक सपना देखा। कोई सीढ़ियों के नीचे खड़ा मेरे रूम की तरफ देख रहा था। उसी समय डर से मेरी नींद खुल गई, लेकिन मैं इतना डरा हुआ था कि अपनी आंखें ही नहीं खोल पा रहा था। मानो मेरे गले में कुछ अटक सा गया हो, जिससे मेरे कंठ से एक शब्द नहीं फूट रहा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई मुझे देख रहा है, लेकिन ये कहानी सिर्फ इस सपने और इस पैरानोया तक सीमित नहीं रही। मुझे आहट महसूस होने लगी। एक आदमी के पैरों की आहट। वो अब सीढ़ियों से ऊपर आ रहा था। मेरा गला सूख गया। मैं चिल्लाना चाह रहा था, लेकिन एक बार फिर मेरी आवाज ने मेरा साथ नहीं दिया। पैरों की आवाज आनी बंद हुई और मैं समझ गया कि अब वो मेरे दरवाजे के पार खड़ा है। न जाने मैंने इतनी हिम्मत कहाँ से जुटाई, लेकिन मैंने अपना सर खिड़की की तरफ किया, अपनी आंखें खोली और देखा कि एक आदमी खिड़की से अंदर झांक रहा था। मेरा दिल इतनी जोर से धड़कने लगा मानो सीने से बाहर निकल जाए। लेकिन अब मैं पूरे होश में था और मैंने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की, या यूं कहो पढ़ने की कोशिश करी, क्योंकि मेरी आवाज न जाने कहाँ खो गई थी। देखते ही देखते वो बिन दरवाजा खोले मेरे कमरे में घुस गया। डर के मारे अब मेरे आंसू छलक रहे थे। मैं फिर चिल्लाना चाह रहा था, मगर मानो किसी ने मेरे होंठ सी दिए हों। वो अब मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी नजरें सीधे मेरे ऊपर थी। मैंने उसकी तरफ देखा और मुझे दिखा एक आदमी जिसकी आंखों की जगह केवल खोखलापन था। उस पर जितना डर मुझे अपनी जिंदगी में कभी महसूस नहीं हुआ। लेकिन अचानक से फिर मेरे अंदर हिम्मत आई और मैं पूरी ताकत से चिल्लाया, जय हनुमान। फिर मेरे सीने पर से मानो एक भार उतर गया और बस ऐसे ही वो मेरे आंखों के सामने से ओझल हो गया। मैं पसीने से भीगा हुआ था। कांपते हुए मैंने स्विच बोर्ड से लाइट ऑन करी और फिर अपने फ्लैटमेट्स के पास रात बिताई। कई लोगों का मानना है कि ये पूरी घटना महज एक सपना ही था, कि मैंने ये सब कुछ बस इमेजिन किया था। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। मुझे अक्सर रात को सोते समय सपने नहीं आते, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि ये पूरी घटना असल में घटी थी। और मेरा यकीन करो, तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो, क्योंकि इस घटना की मैं स्मृति ही मेरे दिल की धड़कनें तेज कर देती है। तो ये 2015 में हुआ था, जब मैं कोटा में नीट की तैयारी कर रही थी। मैंने सभी एग्जाम रिलेटेड फॉर्म्स भर लिए थे,
लेकिन मेरी एक सहेली को फॉर्म के लिए पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करने में दिक्कत आ रही थी। इसलिए मैं उसके साथ पास के एक साइबर कैफे गई। हम दोनों एक ही हॉस्टल में रहते थे। हमारा हॉस्टल एक छोटी सी गली में था जिसके बाद एक पार्क था। हमारी गली रात को आमतौर पर काफी अंधेरी रहती थी क्योंकि इस पूरे रास्ते में केवल एक स्ट्रीट लाइट थी। कैफे से लौटते वक्त हमने नोटिस किया कि एक लगभग 40-45 साल का आदमी हमें कुछ देर से मोटरसाइकिल पर फॉलो कर रहा था। शुरुआत में तो हमने उसे इग्नोर किया क्योंकि साइबर कैफे के आसपास काफी भीड़ थी और हमें लगा कि हम फिजूल में ज्यादा सोच रहे हैं। लेकिन जब हम पार्क के पास पहुंचे तो उस आदमी ने अपनी बाइक से उतरकर हमारे पीछे चलना शुरू कर दिया। अब हमारा शक डर में बदल गया। हम और तेज चलने लगे और मेरी दोस्त हमारी वार्डन का नंबर डायल करने लगी। वो आदमी अब हमसे बस 5-6 फीट की दूरी पर चल रहा था। वो फोन पर किसी से बात कर रहा था और अचानक से बोला, हाँ मम्मी, 2 रोटी बना देना। फिर जिससे भी वो बात कर रहा था उसने क्या बोला मैं ये तो नहीं सुन पाई, लेकिन उसका जवाब उस आदमी ने दिया, हाँ अभी बस महावीर नगर के पास हूँ, जल्दी आता हूँ। अब हम हॉस्टल के नजदीक थे। हम तेजी से दौड़ने लगे लेकिन वो आदमी भी हमारे पीछे भागने लगा। चिल्लाते हुए हमसे एक पता पूछने लगा, लेकिन हम नहीं रुके। हमें मालूम था कि ये महज एक चाल थी। हम भागते हुए हॉस्टल पहुंचे, मेन गेट बंद किया और कॉमन रूम में चले गए। हमारे हॉस्टल के हर कोने पर जो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे उनकी फीड अभी टीवी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही थी। मुश्किल से 10-15 मिनट बाद ही एक गाड़ी हमारे हॉस्टल के सामने रुकी जिसमें से एक आदमी निकला। उस आदमी ने हॉस्टल की तरफ देखा और जो आदमी हमारा पीछा कर रहा था उससे कुछ कहा और फिर गाड़ी में बैठकर वापस चला गया। जब गाड़ी निकल रही थी तो हमने देखा कि उसमें 2-3 आदमी और बैठे हुए थे। इसके बाद जिस आदमी ने हमारा पीछा किया वो थोड़ी देर तक हॉस्टल के बाहर बैठा रहा। हमने फौरन अपनी वार्डन को इस घटना के बारे में बताया और उन्होंने हॉस्टल के ओनर को इन्फॉर्म कर दिया। इस घटना के बाद शाम 6 बजे के बाद से हमारे हॉस्टल में निकलने पर पाबंदी लग गई। हम या तो हॉस्टल की वैन से ही या वार्डन के साथ ही बाहर निकल सकते थे। इस घटना के लगभग 15-20 दिन बाद तक मैं अपने रूम से बाहर नहीं निकल पाई। मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि क्या होता कि अगर हम उसकी बात सुन लेते और रुक जाते। इस घटना के बारे में सोचकर आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे कुछ ही महीने हुए थे कोटा आए हुए। मैं आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन के लिए अपनी कोचिंग बिल्डिंग के पास में ही एक हॉस्टल में रह रहा था। सितंबर का महीना था। हमारे हॉस्टल में एक नया लड़का आया था। इस कहानी को बताने के लिए मैं उसका नाम राज रखूंगा। राज दिखने में किसी एवरेज 16-17 साल के एस्पिरेंट जैसा था, लेकिन उसके बारे में एक बात बहुत अजीब थी। उसकी माँ उससे बहुत फ्रीक्वेंटली मिलने आया करती थी और हर बार उसके रूम में झाड़ फूंक पूजा पाठ करा करती थी। उस वक्त तो किसी ने उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब लगता है कि वो शायद वहां पर काला जादू कर रही थी। आने के 2-3 हफ्ते बाद ही राज का बर्ताव बहुत अजीब हो गया। वो बीच रात में बाकी स्टूडेंट्स के रूम पर नॉक करता था, बीच कॉरिडोर में चलते हुए अचानक से रुककर दूसरों को घूरता था और कभी कभी तो रोने भी लगता था। इसी दौरान राज का रूप रंग भी बदलने लगा। उसकी आंखों के नीचे गड्ढे हो गए और वो काफी कमजोर हो गया था।
हमें लगा कि राज में इस बदलाव का कारण शायद पढ़ाई का तनाव था। कुछ दिनों बाद उसकी माँ फिर से उससे मिलने आई। उन्होंने फिर से वही पूजा पाठ झाड़ फूंक करी और उसे एक खिलौना देकर चली गई। एक तोता जिससे बटन दबाने पर आवाज निकलती थी। मुझे ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद से ये खिलौना राज को स्ट्रेस से डील करने में मदद करेगा और मैं अपनी पढ़ाई में फिर से मगन हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद राज की माँ वापस आई और उसे अपने साथ वापस ले गई। इसके बाद कुछ हफ्तों तक वो कमरा खाली ही रहा। मगर जब उस कमरे को एक दूसरे बच्चे को अलॉट करने के लिए रोहित, जो कि हॉस्टल का क्लीनर था, जब उस कमरे में गया तो उसे वही खिलौना मिला, वो बोलने वाला तोता। उसने कमरा साफ किया और उस खिलौने को वहीं अलमारी पर छोड़ दिया। कुछ दिन बाद तक सब कुछ नॉर्मल था, मगर अचानक एक रात उस खाली कमरे से आवाजें आने लगी। भयानक रोने की, चिल्लाने की आवाजें, जिससे किसी की भी रूह कांप जाए। हम सभी डर गए। सारे बच्चे अपने रूम से निकलकर नीचे भागने लगे। हॉस्टल ओनर ने हमें समझाया और शांत करने की कोशिश करी, मगर अभी भी उस कमरे से आवाजें आनी बंद नहीं हुई। हम में से कुछ बच्चों ने हिम्मत करी और उस कमरे का दरवाजा खोला। उस कमरे में अभी भी वो तोता ही था। रोहित ने उस खिलौने को उठाया और तोड़कर फेंक दिया। इसके बाद हम सभी बच्चों ने पूरी रात एक ही कमरे में बिताई, मगर रात भर से आती ही रही। सुबह सूरज निकलते ही हमारा वार्डन हॉस्टल पहुंचा और हमने उससे ये पूरा किस्सा सुनाया। वार्डन ने उस टूटे हुए खिलौने को उठाया और रोड पर फेंक दिया। पूरा दिन नॉर्मली बीता, मगर रात को हम सभी ने फिर से एक ही कमरे में रात बिताने का फैसला किया। आधी रात को फिर से वो आवाजें आनी शुरू हो गई। इस बार हम और भी ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि हमें लग रहा था ये आवाजें उस खिलौने से आ रही थी। मगर अब तो वो खिलौना भी नहीं था, फिर भी वो आवाजें आनी बंद नहीं हुई। हमने उसी समय अपने वार्डन को बुलाया। सुबह राज की माँ को हॉस्टल बुलाया गया। मुझे नहीं पता कि उन्होंने उस रूम में क्या किया और रोड पर से वो खिलौना कहाँ गायब हो गया, लेकिन उस दिन से उस कमरे से आवाजें आनी बंद हो गई। एक 11th क्लास का स्टूडेंट भी उस कमरे में 1 महीने तक रहा और फिर चला गया। इसके बाद मेरे हॉस्टल में कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी नहीं हुई।